हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हीट के ऊपर रहेगा, यानी कि ऊष्मा के ऊपर रहेगा। तो आज हम ऊष्मा को पढ़ने वाले हैं और ऊष्मा में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ऊष्मा क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या है, ऊष्मा धारिता क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, और ऊष्मा संचरण की जो विधियां हैं जैसे कि आपकी चालन है, संवहन है, विकिरण है, इनको प्रैक्टिकल फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ऊष्मा के कुछ प्रक्रम होते हैं, जैसे कि आपके समतापी प्रक्रम और समदाबी प्रक्रम, सम आयतनी प्रक्रम, और एक होता है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इन सबको हम समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े ही मतलब क्या है ना, बड़े यूजफुल होते हैं। हम इनका प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, लेकिन हमको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो ये हम रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हमारे रिलेट होता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाए हमारी क्लास सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं और बहुत चीज़ों को समझते हुए हम इसको पढ़ेंगे। आपने अगर ये पढ़ लिया तो ऊष्मा जैसा कोई टॉपिक आप कभी भी मतलब क्या है ना, फिर आप कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, सीधी सीधी कहें तो। देखिए ऊष्मा, ऊष्मा इसमें हम ऊष्मा को पढ़ेंगे, ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा, इन सारी चीज़ों को हमने बता ही दिया है, पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम ऊष्मा के बारे में समझते हैं, हीट क्या होती है। देखिए हीट, जो हमको गर्मी महसूस होती है, जो हमको जैसे कि गर्मियों गर्मियों का मौसम आता है ना, तो हमको जो गर्मी महसूस होती है उसी को हम हीट कहते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर होता है, वो हमको हीट महसूस कराने का काम करता है। अगर वो कम हो जाए तो हीट हमको कम लगती है, अगर वो बढ़ जाए तो हमको हीट ज़्यादा लगने लगती है। तो हम उस हीट को पढ़ने वाले हैं। देखिए ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है। क्या है दोस्तों, ये एक एनर्जी है, ये एक ऊर्जा होती है। एक इसमें बहुत सारी क्या होती है एनर्जी, इसे हीट एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि ये एक ऊर्जा है तो इसको हीट ऊर्जा या हीट एनर्जी कहते हैं। और ये उत्पन्न कैसे होती है दोस्तों, ये उत्पन्न होती है अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। मतलब कोई भी अणु है, देखिए सारी की सारी संरचनाएं जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, बॉडी हो, कोई भी चीज हो, सारी की सारी संरचनाएं आपकी क्या है, किसी न किसी मॉलिक्यूल से बनी है, किसी न किसी परमाणु से बनी है, किसी न किसी अणु से बनी है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये गति करते हैं। जब ये गति करते हैं तो क्या है, गर्मी पैदा होती है, हीट होती है। जैसे कि आप हाथ है, आपके हाथ, आप हाथों को आप रगड़ के देखिए, आप अगर हाथ रगड़ते हैं तो आप पाएंगे कि हाथों में क्या है, गर्मी पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अणु है ना वो गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं, गति के कारण उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा आपकी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसका प्रवाह क्या है, ये तापांतर के कारण होता है। इसका प्रवाह तापांतर के कारण, जैसे कि कैसे मैं आपको बताऊं, ये तापांतर के कारण ये इस तरह से होता है, ताप का अंतर होगा तभी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे कि एक बहुत गर्म वस्तु है, एक ठंडी वस्तु है, अब दोनों को अगर आप पास में रख दोगे ना, तो आप देखना जो गर्म वस्तु है जिसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा है, उसकी ऊष्मा उस ठंडी वस्तु में जाने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों एक जैसी मतलब संतुलन में आ जाएंगी, दोनों की जो ऊष्मा है ना बराबर हो जाएगी, दोनों का ठंडा या गर्म एक जैसी लगेगी आपको। तो ये ऊष्मा के तापांतर के कारण ही होता है, मतलब जिसमें ताप ज़्यादा है और जिसमें ताप कम है तो ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर ये बढ़ती है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, आपका जूल होता है। क्यों होता है जूल? क्योंकि ऊर्जा का मात्रक भी तो जूल होता है ना। अब ये भी एक ऊर्जा ही है, ये भी एक ऊर्जा ही है, तो इसका मात्रक भी जूल होता है। क्या है, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है। ठीक है, अब पानी गर्म होगा, क्यों गर्म होगा? क्योंकि नीचे से उसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। आग जल रही है, आग में क्या होती है, हीट होती है। हीट आपको क्या करेगी, इस पानी को गर्म करेगी। पानी में भी आपकी क्या आ जाएगी, हीट आएगी, हीट आ जाएगी, उसमें भी एक ऊष्मा पैदा हो जाएगी। अब देखिए ऊष्मा, फिर तापमान सर क्या है, देखिए तापमान क्या है, वस्तु की अवस्था को दर्शाता है। ऊष्मा क्या है, एक तरीके की ऊर्जा है, गर्मी है एक तरीके की, जिससे आपको क्या है, ये एक ऊर्जा आपको महसूस होती है। अब देखिए तापमान क्या है,
बिल्कुल सेम चीजें हैं सेम चीजें, लेकिन आपको अगर कहते हैं ना थ्योरिटिकल आपको अगर बताना पड़े तो आप कैसे बताओगे। देखिए ये तापमान क्या है, ये वस्तु को ठंडा या गर्म महसूस कराता है। अगर कम तापमान है मतलब कि वस्तु ठंडी होगी, अगर तापमान ज्यादा है तो मतलब वस्तु गर्म है। इसका मतलब यही होता है कि अगर वस्तु गर्म है यानी कि तापमान ज्यादा है। जैसे आपकी बॉडी कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना, बुखार वगैरह आ जाता है, तो डॉक्टर देखते हैं तापमान आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये होता है, ठीक है। तापमान की जो इकाई है वो केल्विन होती है, लेकिन तापमान की इकाई देखिए केल्विन होती है, और जबकि इस ऊष्मा की इकाई आपकी क्या है, जूल है। लेकिन लगभग देखा जाए तो एक ही चीजें हैं। अब भाई गर्म पानी को छुओगे तो भी आपको क्या है, आप जलोगे, गर्मी लगेगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ये जो है ना, ये जो आपका ना, ये यहाँ पे भी देखिए गर्म पानी है, यहाँ पर भी आपका क्या है, पानी ही गर्म, आग पर गर्म होता पानी। और यहाँ पे ये क्या है, आग पर जो गर्म पानी होता है ये कितना गर्म हो चुका है, कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अगर 100 डिग्री तक है मतलब ये बहुत गर्म है। अगर अभी तक आपका गर्म नहीं हुआ है जीरो पे, यानी कि ठंडा है। तो देखिए आसान शब्दों में मैं अगर बात करूं तो क्या होगा ना, आसान शब्दों में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और तापमान हमको क्या है, ठंडे और गर्म का माप बताता है कि कौन सी वस्तु कितनी ठंडी है, कौन सी वस्तु कितनी गर्म है। ये हमें तापमान से कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके क्या है, ये वही आपके मैंने इमेज लगा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ऊष्मा के मात्रक के बारे में समझते हैं। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ऊर्जा ही है, इसीलिए इसका जो मात्रक है ना वो भी ऊर्जा का ही मात्रक है। ऊर्जा की तरह इसका मात्रक भी आपका क्या है, जूल है। अब देखिए मुख्य इकाइयां इसकी क्या क्या होती हैं। इसकी जो मुख्य इकाइयां हैं मतलब मेन यूनिट्स क्या है, मेन इसके मात्रक क्या है। एक तो आपका इसका जूल है, जो इसका एसआई यूनिट है, मतलब इंटरनेशनल आपका जो यूनिट है वो आपका क्या है, जूल है। इसको कैलोरी भी कहते हैं, कैलोरी भी ऊष्मा का ही एक मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ पे कैलोरी की बात आई है तो मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। कितने होते हैं, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। और एक जूल में तुरंत ही उल्टा कर दिया, एक जूल में कितने कैलोरी होती है, तो 0.24 कैलोरी होती है। क्या है, 0.24 कैलोरी होती है एक जूल में। तो ये आप रिलेशन आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने कैलोरी को देख लिया, जूल को देख लिया, अब देखिए किलो कैलोरी में देख लेते हैं कि एक किलो कैलोरी में कितने आपके जूल होंगे या कितने आपके कैलोरी होंगे। तो देखिए हमने कैलोरी की, एक कैलोरी मतलब एक कैलोरी, एक किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। एक किलो कैलोरी का मतलब क्या हुआ, 1000 कैलोरी। अब एक किलो कैलोरी में कितने जूल होंगे, जैसे कि एक कैलोरी में आपके 4.18 जूल हैं, तो उसमें 1000 से गुणा कर दीजिए, एक किलो कैलोरी जूल आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर भी दिया है, क्या है, 4.18 गुणे 10 की पावर 3 जूल आपका ये होता है। एक किलो कैलोरी में इतने जूल होते हैं, 4.18 गुणे 10 की घात 3, ऐसे आप पढ़ सकते हो। अब एक इसकी यूनिट होती है बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होती है। उसमें जो है ना ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या कहती है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होता है। कितना होता है, एक बीटीयू में 252 कैलोरी होता है। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं ऊष्माधारिता। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, ऊष्माधारिता मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने जब पढ़ा था ना, मैं किसी से पढ़ रहा था, वीडियो देख रहा था, मतलब एकदम कितने प्रैक्टिकल फॉर्म में वो बंदा बता रहा था। और मैं मतलब जिससे मैंने ये पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, तो बहुत अच्छा वो पढ़ाते थे। लेकिन अब वो शायद यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाते हैं, उनका चैनल मतलब पहले था, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, जितेंद्र बघेल करके उनका नाम था। और वो परमानंद IAS अकेडमी में पढ़ाते थे, मतलब उनका चैनल था। तो वो बंद हो गया था, शायद उन्होंने फिर से बनाया, लेकिन अब पता नहीं कैसा, मैंने अभी देखा नहीं है। तो वहां से मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो देखिए ऊष्माधारिता क्या होती है। तो ऊष्माधारिता ऊष्माधारिता क्या है, किसी भी वस्तु में ऊष्मा धारण करने की क्षमता, किसी भी वस्तु में ऊष्मा धारण करने की क्षमता ही ऊष्माधारिता कहलाती है। लेकिन आपसे तो थ्योरिकल में पूछा जाएगा, आपको साइंटिफिक अगर आपसे पूछ लिया गया तो क्या होगा। साइंटिफिक रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे आप बताओगे, किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा आपकी ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, एक कोई वस्तु है उसका तापमान अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो
तो जितनी ऊष्मा उस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में लगती है ना, वो ऊष्माधारिता कहलाती है। अब इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि आपको ठंडी लग रही है, ठंड आपको लग रही है, ठंड आपको अगर लग रही है ना, तो आप क्या करते हो, रजाई में जाते हो। अब रजाई में आपको तुरंत तो ठंड आपकी दूर नहीं होती है, लेकिन आप थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट आप लेटे रहते हो, तो आपको क्या लगता है, पूरा का पूरा जो बिस्तर का माहौल है ना, वो एकदम गर्म हो चुका है। क्यों हो जाता है? ऐसी क्या क्या बात हो जाती है? ऐसी बात आखिर क्या हो जाती है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है, ऊष्मा है, लेकिन आपको फिर भी ठंड लगती है। लेकिन जब आप रजाई में जाते हो ना, तो रजाई क्या करती है, उस जो आपकी बॉडी की जो ऊष्मा है ना, वो उस ऊष्मा को क्या करती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, ना कि कुचालक। क्या है ये? ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। ये ऊष्मा को क्या है, सोख लेती है। तो उस पूरे के पूरे बिस्तर में क्या है ना, माहौल आपका क्या है ना, आपकी जो ऊष्मा है ना, वो उस रजाई को मिल जाती है, पूरे बिस्तर को मिल जाती है। धीरे 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 वो मिलती रहती है, तो पूरा बिस्तर गर्म हो जाता है। और जब आपका बिस्तर गर्म हो जाता है, तो फिर आपको ठंड नहीं लगती है। ये क्या है, ऊष्माधार, मतलब फिर उस मतलब कंबल में, वस्तु में ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता, फिर आपका तापमान और कंबल का तापमान बराबर हो जाता है, रजाई का तापमान आपके बराबर हो जाता है, फिर आपको ठंड नहीं लगती है। जैसे कि आप कोई ठंडी दीवार हो, कोई दीवार हो, तो आप दीवार पे हाथ रखोगे तो आपको एकदम से ठंडा लगेगा। कोई ठंडी चीज आप पकड़ो तो आपको एकदम से ठंडा लगेगा, लेकिन आप थोड़ी देर पकड़े रहो, मतलब बहुत ज्यादा अगर बर्फ है तब तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अगर हल्की फुल्की कोई ठंडी चीज है, कोई डंडा है लकड़ी का, वो उसमें पड़ा है, ठंडा था, आपने क्या किया, उसको पकड़े रहे, और क्या है, थोड़ी देर बाद आपको क्या लगेगा, फिर वो डंडा जो है ना, वो आपको ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की ऊष्मा उसको मिल रही है। आपकी बॉडी की ऊष्मा उसमें ट्रांसफर हो गई है, और वो जो ऊष्मा ट्रांसफर हुई है, तो वो उस लकड़ी में क्या है, ऊष्मा धारण करने का गुण है। अब भाई ऊष्मा उसी वस्तु में जाएगी जिसमें ऊष्मा धारण करने का गुण है, और उस गुण को हम क्या कहेंगे, जितनी वो ऊष्मा धारण करेगा, उसकी जो क्षमता होगी, उसी को हम ऊष्माधारिता कहेंगे। किसी वस्तु की ऊष्मा धारण करने की क्षमता ही ऊष्माधारिता होती है। ठीक है, तो ये होता है। तो आप प्रैक्टिकल फॉर्म में आप देखना, जैसे कि मैं क्या बताऊं, अब देखिए पानी का अगर आप एक उदाहरण लेते हैं, तो पानी आप देखना, पानी आपका क्या है ना, ये एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत देर में आपका क्या है, गर्म होता है, और बहुत देर से ही आपका क्या है, ठंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे एक गिलास अगर आप पानी लें और एक लोहे का चम्मच लें, किसका चम्मच लें, लोहे का एक आप चम्मच ले लें, या स्टील का ले लें, किसी का भी ले लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोहे का लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने क्या है, एक गिलास पानी लिया, एक लोहे का चम्मच लिया, और दोनों को इनको क्या किया, धूप में रखने पर, दोनों को धूप में रखा आपने। धूप में रखा तो क्या है, आप देखेंगे कि जो गिलास का पानी है ये देर से गर्म हो रहा है, और ये आपका जो चम्मच है ये जल्दी गर्म हो रहा है। धूप ज्यादा है, गर्मी का मौसम है, तो क्या है, ये जल्दी गर्म हो जा रहा है। तो जो चीज देर से गर्म हो रही है, मतलब उसमें ज्यादा ऊष्मा है, उसकी जो ऊष्मा धारिता है ना, वो ज्यादा होगी, उसमें ऊष्मा ज्यादा है, क्योंकि उसको देर से गर्म होने का मतलब है वो ज्यादा ऊष्मा लेगी। ज्यादा ऊष्मा लेगी मतलब उसमें ज्यादा ऊष्मा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी ऊष्मा धारिता ज्यादा हो जाएगी। किसकी? जल की ऊष्मा धारिता ज्यादा है, क्योंकि जल आप गर्म करोगे ना तो बहुत देर तक गर्म रहेगा, और बहुत देर से ही गर्म होगा, देर से गर्म भी होगा और देर तक गर्म भी रहेगा। तो क्यों? क्योंकि इसकी ऊष्मा धारिता बहुत ज्यादा होती है। अब लोहे का चम्मच आपने धूप में डाला, थोड़ी देर बाद गए, गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया बहुत, आप उसको उठा के ले आए, आपने क्या है, कहीं ठंडी जगह पे रख दिया, मतलब जहाँ पे धूप ना लग रही हो, तो वो क्या है, जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो इसमें क्या, कम ऊष्मा है, और इसकी ऊष्मा धारिता भी कम है। ऐसे ही आप एक उदाहरण और देख लीजिए, यहाँ पे ईंट, एक आप क्या कीजिए, गर्म ईंट लीजिए और गर्म पानी, क्या है, गर्म ईंट और गर्म पानी, और दोनों को क्या है, ईंट जल्दी ठंडी हो जाएगी, दोनों को ठंडा होने आपने रख दिया। तो ईंट क्या है, आपको क्या पता है, ईंट जल्दी ठंडी होने लगती है, ईंट जल्दी ठंडी हो जाएगी, और पानी बहुत देर तक गर्म रहता है। इसका मतलब क्या है कि ईंट की जो ऊष्मा धारण करने की क्षमता है ना, वो कम है, वो ज्यादा देर तक ऊष्मा को धारण नहीं कर सकती। लेकिन पानी क्या है, ये बहुत देर तक आपकी ऊष्मा को धारण कर लेगा, बहुत देर तक ऊष्मा को धारण करता है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि ऊष्मा धारिता एक्चुअल में है क्या। समझे कि नहीं समझे आप लोग? एक्चुअल में देखा जाए ना, तो कोई चीज ठंडी और गर्म होती ही नहीं है। अगर आप देखें, बस क्या होता है, ऊष्मा धारण करने की उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है
कि वो कितनी देर ऊष्मा धारण कर पाती है और कितनी ज़्यादा ऊष्मा धारण कर पाती है, उसी से उसका क्या है ठंडा और गर्म का महत्व जुड़ता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, ठंडी गर्म चीज़ें होती हैं। ठीक है, डॉक्टर भी मना करते हैं ठंडी चीज़ें नहीं खाने का। अब देखिए यहाँ पे ऊष्माधारिता, यहाँ पे देखते हैं ऊष्माधारिता के बारे में कुछ और समझते हैं। अब इसका देखिए ऊष्माधारिता हमने क्या देखा। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, एक छोटी सी आप एक आप लेना 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी लेना, एक आप लेना पूरे 1 भगोना भर के पानी, और दोनों को गर्म करना, तो देखना कौन सा पानी जल्दी गर्म होता है। तो आपको तो पता ही है, जो कम पानी है ना वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर ज्यादा पानी है तो वो बहुत देर में गर्म होगा। क्या है, बहुत देर में गर्म होगा। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि द्रव्यमान पर भी, मात्रा पर भी, ये क्वांटिटी पर भी निर्भर करता है कि ऊष्माधारिता उसमें कितनी होगी। जैसे कि आप एक लोहे का टुकड़ा लें या कोई आप कोई भी एक टुकड़ा लें, कोई भी चीज़ ले लें, कोई भारी भरकम चीज़ ले लें, एक छोटी उसी की चीज़ ले लें, तो आप छोटी चीज़ को आप गर्म करिए और बड़ी चीज़ को गर्म करिए, तो छोटी चीज़ जल्दी गर्म हो जाएगी, बड़ी चीज़ देर में गर्म होगी। अब दोनों को ठंडा करने पे आप रख दो, तो जो बड़ी वस्तु है वो बहुत देर तक गर्म रहेगी, बहुत देर में आपकी ठंडी होगी जाके, और जो उसी की छोटी वस्तु थी वो आपकी जल्दी ठंडी हो जाएगी। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा होगा, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहीं पे वही बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ऊष्माधारिता है उसका सूत्र आपका कहाँ से निकल के आता है, सूत्र आपका यहाँ से निकल के आता है। तो ऊष्माधारिता क्या है ना, ये आपका अगर देखा जाए ना तो ये आपका डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल है ना तो किसके है, ये तापमान, मतलब जितना ज़्यादा तापमान होगा वस्तु में उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, ऊष्मा होगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या है, ऊष्मा होगी। तो ये डायरेक्टली आपके क्या है, प्रोपोर्शनल करता है किसके, हैं, तापमान के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तापमान अगर चेंज होगा, तापमान अगर आपका क्या है चेंज होता है, तापमान अगर चेंज होता है तो क्या है, ऊष्माधारिता भी उसकी क्या है, चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे टी क्यू, यहाँ पे ये डेल्टा टी आ जाता है। डेल्टा टी मतलब तापमान में परिवर्तन, और ये सी क्या है, ये आपकी क्या है ना, सी ये आपकी क्या है, ऊष्माधारिता है, कैपेसिटी है। सी आपकी क्या है, यही तो आपकी कैपेसिटी है। अगर डेल्टा आप तापमान को चेंज करते हो, परिवर्तित करते हो, तो इसमें क्या है ना, आपकी क्या है, ऊष्माधारिता पता लगती है कितनी कैपेसिटी है। क्योंकि मैंने बताया 1 डिग्री तापमान चेंज करने पर आवश्यक ऊष्मा अगर आपको है ना तो वही आपकी ऊष्माधारिता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ऊष्माधारिता क्या है, सी बराबर आपकी क्या है, क्यू बटे डेल्टा टी। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, सी आपकी क्या है, ऊष्माधारिता, क्यू दी गई उसको ऊष्मा, और क्या है, जब आप किसी वस्तु को ऊष्मा दोगे तो ताप में तो परिवर्तन होगा ही होगा, तो ये आपका क्या है, ताप में परिवर्तन। अब ये इसके ऊष्माधारिता के यूनिट, क्योंकि ये 1 डिग्री तापमान के द्वारा बढ़ती है, 1 डिग्री तापमान जब देते हो तब ये पता लगता है कितनी आवश्यक ऊष्मा है। तो इसमें क्या है ना, उसका जो तापमान देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ऊष्मा हो गई, ये क्या है, नीचे आपका तापमान है, तो ऊष्मा बटे तापमान यानी कि जूल बटे तापमान, तापमान बोले तो केल्विन या फिर आपका सेल्सियस, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, जूल बटे केल्विन हो सकता है, जूल बटे सेल्सियस हो सकता है, या कैलोरी भी तो होता है, तो कैलोरी बटे सेल्सियस हो सकता है, या कैलोरी बटे केल्विन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मतलब कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं, कुछ भी यही हो सकता है। ठीक है, अब एक उदाहरण है, एक पानी है, पानी का उदाहरण लेते हैं। मान लो कि किसी पात्र में 100 ग्राम पानी है, किसी भी पात्र में, मतलब गिलास है, कोई कढ़ाई है, कुछ भी है, 100 ग्राम पानी है, और पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा अभी हम आगे पढ़ेंगे उसकी कितनी है, 4.8 जूल प्रति ग्राम, ग्राम आपकी क्या है, सेंटीग्रेड, ग्राम सेंटीग्रेड है, या ग्राम सेल्सियस है, क्या है, ग्राम सेल्सियस है, 4.18 जूल ग्राम सेल्सियस है। और तापमान उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको कितनी ऊष्मा चाहिए, मतलब हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, देख लेते हैं। ये यहाँ से फॉर्मूला बनता है, देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से बन के आया, यहाँ से बना, देखिए ये क्यू, इसमें क्या है, ये डेल्टा टी आपका तापमान में परिवर्तन होगा, और एम क्या है, वो वस्तु कितनी है, कितने ग्राम की है, जैसे कि यहाँ पे 100 ग्राम पानी है, और ये एस मतलब उसमें कितनी विशिष्ट ऊष्मा है, तो वो, ठीक है, और ताप में परिवर्तन, तो ये हमने क्या है, ये इसकी क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है कितनी, ये है, और द्रव्यमान आपका क्या है, ये 100 ग्राम का है, और 1 डिग्री तापमान बढ़ाने की बात की गई तो 1 डिग्री, ठीक है, और ये आपका निकल के आया 418 जूल, मतलब उसको जो ऊष्मा चाहिए, पानी 100 ग्राम पानी है, उसके अगर आप 1 डिग्री
सेल्सियस तापमान बढ़ाना चाहते हो तो आपको कितना चाहिए, 418 जूल आपको क्या है, ऊष्मा चाहिए। 418 जूल आपको क्या है, एनर्जी चाहिए। तब जाके आपका क्या है ना, तब जाके आपकी क्या है ना, वो आपकी क्या है, उसका तापमान 1 डिग्री चेंज होगा। यानी वो यही आपकी जो है 418 यही आपकी क्या कहलाएगी, यही आपकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, ऊष्माधारिता का सूत्र आपका क्या है, ये वाला है, ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया, C बराबर Q/ΔT। मतलब तापमान के एक मतलब तापमान के रिलेशन में ही तो होता है ना। तो 418 बटे आपका कितना हो गया, 418 बटे 418 जूल प्रति प्रति आपका क्या हो गया, 418 बटे 418 जूल बटे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। तो ऊष्माधारिता आपकी कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 418 जूल प्रति सेल्सियस आपकी निकल के आ गई। तो ये है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या देखते हैं, यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन एक ही क्लास में फिनिश करना है हमें। क्या है विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, क्या लिखा है दोस्तों, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। सर ऐसी ही परिभाषा अभी आपने ऊष्माधारिता में भी तो बताई थी, एक बार बताइए ना फिर से। देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था, किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, किसी वस्तु यानी किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का, मतलब कोई पदार्थ है उसका 1 ग्राम द्रव्यमान लिया, अब उसका 1 ग्राम का जो द्रव्यमान है उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा आपको चाहिए वो आपकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। समझ आ गया, नहीं समझ आ गया, अभी समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता समझ में ना आए। अब देखिए ये जो आपकी है ना, ये जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल वाला समझा देता हूँ। देखिए 1 ग्राम हमने कोई जल लिया, 1 ग्राम हमने जल लिया, अब उस जल का जो तापमान था मानते हैं 10 डिग्री था, कितना था, 10 डिग्री था। अब हमें उस जल का तापमान 11 डिग्री करना है, उस जल का हमें तापमान कितना करना है, 11 डिग्री करना है। तो हमें 1 डिग्री तापमान बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। अब जो हम 1 डिग्री तापमान बढ़ाएंगे तो हमको क्या है, उस जल को हमको कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या है, यहाँ पे हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी। ये भी ज़्यादा कम क्या है वो भी समझाता हूँ मैं, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो जितनी ऊष्मा हम देंगे 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए, मतलब 10 डिग्री तापमान था इस जल का तापमान, हमने 11 कर दिया, तो हमको 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा। अब यहाँ पे ये तुलनात्मक तथ्य दिए हुए हैं, क्या, यहाँ पे 1 ग्राम जल है, यहाँ पे 1 ग्राम तेल है, 1 ग्राम जल है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए 1 ग्राम अगर जल है और 1 ग्राम आपका तेल है, सेम करते हैं, 10 डिग्री से 11 डिग्री करना है, मतलब 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है। अगर आप जल के साथ ऐसा कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मतलब क्या हुआ सर, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है ना वो ज़्यादा होगी, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है ना वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर तेल आप गर्म करते हो ना तो आपको कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी और ये जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना, कम अगर आप ऊष्मा दोगे तो ये कम जल्दी गर्म हो जाएगा, और इसकी जो होगी ना कम विशिष्ट ऊष्मा होगी, इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, जल की विशिष्ट ऊष्मा आपकी क्या है, ज़्यादा होती है, और बाकी आपकी क्या है क्या है, और चीज़ों की आपकी क्या है, कम होती है। जैसे तेल की यहाँ पे क्या है, कम है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जैसे कि जल की विशिष्ट ऊष्मा आपकी सर्वाधिक होती है और जल की ऊष्मा धारिता भी आपकी सर्वाधिक होती है, मतलब ये ऊष्मा धारण करने की भी क्षमता इसकी ज़्यादा है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा भी ज़्यादा ही है। अब मैं इस फॉर्मूले के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली, एक तो हमने द्रव्यमान की बात करी, एक हमने तापमान की बात करी। हमने द्रव्यमान की बात करी और तापमान की बात करी, ठीक है ना। तो मतलब तापमान भी इसके क्या है, प्रोपोर्शनली आपके क्या है, रिप्रेजेंट करता है, और आपका द्रव्यमान भी आपका क्या है, इसके प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है। तो एक बार हमने तापमान को रखा है, तापमान भी आपको क्या है, तापमान बढ़ाओगे तो ऊष्मा बढ़ेगी, या ऊष्मा बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ेगा। ऐसे ही अगर जितना ज़्यादा आपका द्रव्यमान होगा उतनी ज़्यादा उस वस्तु को ऊष्मा देनी पड़ेगी, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये इसमें होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे तापमान क्या, यहाँ कहाँ चला जाता है, ये क्या तापमान, और ये आपका क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान
द्रव्यमान, और ये अल्फा मतलब क्या है, प्रोपोर्शनली ऊष्मा के मतलब क्यू क्या है, ये ऊष्मा है, ठीक है, क्यू क्या है आपकी ऊष्मा है। तो हमने इसको जैसे ही हमने किया तो हमारा क्या निकल के आया, हमारा निकल के क्या आता है इसमें, जैसे कि हमने क्या कर दिया, क्यू के प्रोपोर्शनली हमने एम और टी को कर दिया, मतलब द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से हमारा तापमान भी क्या है, बढ़ेगा। तापमान मतलब 1 ग्राम तापमान है तो 1 ग्राम आपका क्या है, उसका तापमान बढ़ाना है, तो कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ये ऊष्मा द्रव्यमान और तापमान के प्रोपोर्शनली हो गई। अब जैसे ही इसके प्रोपोर्शनली हुई तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया, हमारा हमारा जो फार्मूला निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया, Q बराबर एस, उसमें हमारी विशिष्ट ऊष्मा आ गई एस, एस एस एम और डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब तापमान में हमको परिवर्तन करना पड़ा, 10 डिग्री था 11 कर दिया, मतलब डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम अपना स्पेशल ऊष्मा निकाल लेते हैं। तो एस बराबर हमारा क्या निकल के आता है, Q अपान द्रव्यमान और डेल्टा टी, मतलब Q बराबर द्रव्यमान और ताप में Q बटे द्रव्यमान ताप में परिवर्तन। तो ये है। अब एस क्या है आपकी, स्पेशल ऊष्मा हो गई, स्पेसिफिक हीट हो गई, और ये Q क्या है, दी गई ऊष्मा, एम क्या है, द्रव्यमान है, और डेल्टा टी आपका ताप में परिवर्तन। अब जैसे इसका ताप में परिवर्तन है तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका इकाई मतलब मात्रा क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक आप कहाँ से निकालिए, इस फॉर्मूले से निकालिए। तो देखिए Q है मतलब क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा बोले तो जूल, नीचे क्या है, द्रव्यमान है यानी कि ग्राम भी होगा, तापमान है तो यानी केल्विन या सेल्सियस भी होगा। तो देखिए जूल बटे ग्राम केल्विन, या फिर जूल बटे ग्राम केल्विन होता है, या फिर आपका क्या होता है, एक तो आपका जूल बटे ग्राम केल्विन होता है, या फिर आपका कैलोरी बटे ग्राम के सेल्सियस भी हो सकता है, ग्राम केल्विन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तापमान आपने जो भी लिया उस हिसाब से हो सकता है, क्या है उस हिसाब से आपका हो सकता है। ग्राम केल्विन हो सकता है, जूल बटे मतलब ग्राम केल्विन हो सकता है, जूल बटे ग्राम सेल्सियस हो सकता है, कैलोरी बटे ग्राम केल्विन हो सकता है, कैलोरी बटे जूल कैलोरी बटे ग्राम सेल्सियस भी हो सकता है। तो ये आपका इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पानी है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा आपकी इतनी है, कितनी, 4.18 और जे ग्राम सेल्सियस, क्या है, जूल बटे ग्राम सेल्सियस है, ठीक है। 1 ग्राम पानी का तापमान इतना बढ़ाने के लिए आपको इतनी ऊष्मा चाहिए, कितनी ऊष्मा चाहिए आपको, इतनी ऊष्मा चाहिए, इतनी विशिष्ट ऊष्मा आपकी क्या है, होनी चाहिए। इसीलिए पानी बहुत देर तक आपका क्या है, गर्म रहता है। अब देखिए लोहा क्या है आपका, विशिष्ट ऊष्मा आपकी इतनी है, विशिष्ट ऊष्मा इसकी कम है, तो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी उसकी क्या है ना, वो चीज़ जल्दी ठंडी भी हो जाती है। 1 ग्राम लोहे का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको इतनी ही क्या चाहिए, हमको ऊष्मा हमको चाहिए। यानी लोहे का चम्मच जो है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। रेत में आप देखिए, रेत की विशिष्ट ऊष्मा पानी से कम होती है, इसलिए दिन में रेत जल्दी गर्म और रात में जल्दी ठंडी होती है। पानी से कम होती है रेत, बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, ठीक है। तो ये आप कुछ क्या है मतलब उदाहरण है, इनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसका उपयोग और महत्व क्या है, इसका उपयोग और महत्व क्या है। गाड़ियों में जो रेडिएटर होते हैं उनमें पानी क्यों भरा जाता है, गाड़ियों में रेडिएटर होते हैं ना उनमें पानी क्यों भरा जाता है, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है। जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, क्या कहा यहाँ पे, जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तो रिएक्टर में क्या है, हम पानी डालते हैं, और पानी क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और पानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा को धारण कर लेता है, यानी कि इंजन हमारा क्या है, ठंडा हो जाता है। इससे क्या है, इंजन अधिक गर्म नहीं हो पाता। तो गाड़ियों में हम देखते हैं पानी डालते हैं, क्यों, और पानी जाता कहाँ है, वो धुआं बन के निकल जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा क्या है ना, वो ऊष्मा को धारण करता है। जब ऊष्मा को धारण करेगा पानी तो उसमें ऊष्मा बनेगी, ऊष्मा बनेगी तो उसमें क्या है, वो वेपर में चेंज हो जाएगा, और वेपर में चेंज होगा ना तो निकल जाएगा, उड़ के निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन सर्दी के दिनों में पानी जम जाता है, क्या है, सर्दी के दिनों में पानी जम जाता है। अब देखना होगा सर्दी के दिनों में पानी क्यों जम जाता है। पानी में क्या है, एथिलीन ग्लाइकोन मिलाते हैं, सर्दी के दिनों में पानी जम जाता है। अगर सर्दी के दिनों में आपने देखा हो गाड़ियाँ क्या है ना, इंजन जाम हो जाता है, क्यों, क्योंकि पानी जो होता है ना वो जाम हो जाता है, और पानी अगर जाम हो गया तो वो जल्दी गर्म भी नहीं होता है। उसकी ये भी विशेषता है कि अगर ठंडा है ना तो जल्दी गर्म भी नहीं उसको कर सकते हो। इसीलिए उसमें एक चीज़ मिलाते हैं, क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं, ताकि पानी को वो जमने ना दे, क्या है, पानी को जमने ना दे, इसलिए उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं। नहीं तो गाड़ी बंद हो जाती है, जाम हो जाती है। आप देखना सुबह
ठंड में अब देखना गाड़ी को स्टार्ट करते टाइम आपको 2-4 बार किकें मारनी ही पड़ती हैं। तो ये होता है। शीतकाल में पौधों को पानी क्यों दिया जाता है? आपने देखा होगा शीतकाल में पौधों को पानी देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? शीतकाल में पौधों को पानी किसान आपने देखा जैसे देखेंगे अरे कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, तो पानी जरूर चलाएंगे खेतों में। क्यों चलाते हैं? इसलिए चलाते हैं, पानी की जो ऊष्मा है ना पाले से बचाती है। पानी की जो ऊष्मा है ना वो पाले से बचाती है, क्योंकि पानी में क्या है ना बहुत ज़्यादा आपकी क्या है ऊष्मा होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा धारण करने की क्षमता होती है। तो पाले की जो ऊष्मा है ना, जो फोग है ना, उसको क्या है ना उससे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब देखिए ग्रीष्म काल में पौधों को पानी क्यों दिया जाता है? ग्रीष्म काल में क्यों दिया जाता है? पौधों की जड़ों को ठंडक मिले, क्योंकि पानी ज़्यादा ठंडा भी होता है और ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। पानी में ऊष्मा भी होती है और उसमें ठंडक भी होती है, ताकि पौधों की जो जड़ें हैं ना जल ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जल क्या है ना वो जो गर्मी होती है ना उसको अवशोषित कर लेता है, ताकि उनकी जड़ों को क्या मिल जाए, ठंडक मिल जाए। तो ये होता है, दोनों में होता है। देखिए शीतकाल में क्यों? क्योंकि पाले से बचाने के लिए, वो पाला क्या है ठंडा है, पानी में मिल जाएगा, तो पानी में जब मिलेगा ना तो फिर वो उसका पाले का प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है। और शीतकाल में पतझड़ क्यों होता है? ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए सूद, क्योंकि अगर पतझड़ नहीं होगा तो मालूम क्या होगा? देख तो मैं क्या बताता हूँ। पतझड़ इसलिए होता है क्योंकि जो पत्ते होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा ऊष्मा आपको चाहिए होती है और ऊष्मा उनको मिलती नहीं है, ऊष्मा उनको मिलती नहीं है उतनी, और ऊष्मा उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है शीतकाल में, तो वो अपने पत्ते को गिरा देते हैं ताकि ऊष्मा बहुत ज़्यादा उन पत्तों पे खपत ना हो, उन पत्तों पे ऊष्मा का ज़्यादा खपत ना हो, इसलिए ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए ये पतझड़ होता है। और ग्रीष्म काल में पतझड़ क्यों होता है? ताकि जल की हानि ना हो, क्योंकि अगर ग्रीष्म काल में अगर पतझड़ नहीं होगा इसका मतलब पत्तों को पानी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और और अगर पेड़ के नीचे पानी नहीं है, मतलब उसकी जड़ों में, उसके नीचे मिट्टी में पानी नहीं है, तो वो पानी कहाँ से देगा? पानी कहाँ से देगा? इसलिए वो पतझड़ ग्रीष्म काल में होता है ताकि जल की हानि ना हो। तो देखिए कैसे मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुप्त ऊष्मा को पढ़ते हैं। गुप्त ऊष्मा को पढ़ते हैं जब कोई पदार्थ, क्या लिखा है यहाँ पे, जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, जैसे कि ठोस से द्रव में या फिर द्रव से गैस में, जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करता है ना, ठोस से द्रव या द्रव से गैस में बदलते हैं, तो उसमें क्या है ना, तो उसमें क्या होता है ना, ऊष्मा क्या क्या है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या फिर वो ऊष्मा को त्याग देता है। ऊष्मा का अवशोषण या फिर ऊष्मा को त्याग देता है, लेकिन तापमान नहीं बदलता है वो अपना, तापमान नहीं बदलता है। यहाँ पे तापमान का कोई काम नहीं है, वो ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा का त्याग करता है ताकि उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए। अवस्था परिवर्तन में ली या दी जाने वाली ऊष्मा ही आपकी क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। समझे नहीं समझे? एक तो इसकी ये होती है कि गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो एक वस्तु में ऐसी ऊष्मा होती है जो वो किसी को मतलब प्रोवाइड नहीं करा सकता, वो उसके अंदर होती ही होती है, ऐसी भी एक परिभाषा बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा ली या दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चाहे ठोस से द्रव बनाओ, द्रव से गैस बनाओ, तो आपको ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है, जो ऊष्मा को त्यागते हैं या ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, लेकिन तापमान में उसमें फर्क नहीं आता, इतना याद रखना। अब देखिए क्या है यहाँ पे परिभाषा, किसी पदार्थ की एकक द्रव्यमान को, मतलब किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जब तापमान स्थिर हो तो वो ऊष्मा आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, चाहे वो ऊष्मा उसको देनी पड़े चाहे वो लेनी पड़े, तो जो आवश्यक ऊष्मा है ना वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अब गुप्त ऊष्मा के भी आपके क्या है, दो प्रकार होते हैं। गुप्त ऊष्मा के भी आपके क्या है, दो टाइप हैं। क्या टाइप है? एक तो आपकी क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा, एक आपकी क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब ये गलन और वाष्पन की क्या है, देखिए कोई चीज अगर हम ठोस से द्रव में बना रहे हैं, मतलब ठोस को हम क्या है, गला रहे हैं ना, तो ये गलन की गुप्त ऊष्मा हो गई। एक हमारी क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी द्रव से हम क्या कर रहे हैं, गैस बना रहे हैं, तो हमका क्या है, तो इसमें क्या है, गैस बन रही है यानी वाष्प बन के उड़ रही है, तो ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो गई।
अब देखिए जो ठोस की होती है ना, वो बर्फ जैसे होता है ना, बर्फ होता है जैसे, बर्फ क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या है पिघलने, 0 डिग्री सेल्सियस है उसका तापमान, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ का वैसे भी 0 ही होता है। तो अगर वो पिघलने लगता है, पिघलने में जो उसको ऊष्मा लेनी पड़ती है उसका तापमान नहीं चेंज होता है। देखिए बर्फ जो है वो बर्फ अगर रहे तब भी वो 0 डिग्री पे रहेगा, पानी अगर है तो पानी भी 0 डिग्री पे रहेगा, लेकिन उसमें तापमान का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बर्फ अगर क्या है जब पिघलता है तो पानी बनता है, मतलब द्रव बनता है, और द्रव जब वो बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा लगती है। अब जब भी उसमें ऊष्मा लगती है ना, तो वही ऊष्मा इसकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का सीधा संबंध ऐसा है कि तापमान को बिना चेंज किए हुए अगर कोई वस्तु अपना अवस्था परिवर्तन करती है तो उसमें जो ली या दी जाने वाली ऊष्मा है वो आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि गुप्त ऊष्मा इसकी क्या होती है ना, 80 कैलोरी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, 1 ग्राम में 80 कैलोरी आपकी क्या है, बर्फ के लिए होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, द्रव से जब हम गैस करते हैं, द्रव से जब हम गैस करते हैं, जैसे 100% 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, और जब वाष्प में बदलता है तो उसमें ऊष्मा ली जाती है ऊष्मा। जब उसमें ऊष्मा ली जाती है तो देखिए वाष्प जो होती है वो भी 100% होती है, वो भी 100% ही आपकी क्या होती है, मतलब 100 डिग्री होती है। और जो पानी होता है जब वो बदलता है उसमें वाष्प में, वो भी आपका 100, मतलब गर्म पानी क्या भी, मतलब पानी जितना भी गर्म होगा वो 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता, 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता, और तभी वो क्या है ऊष्मा में परिवर्तित, वो वाष्प में परिवर्तित होगा। तो गुप्त ऊष्मा इसकी क्या होती है, इसकी जो लेटेंट एनर्जी होती है ना वो आपकी कितनी होती है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ये पानी के लिए होती है। ये 2 फैक्ट आप याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ऊष्मा का, एम एल बोले तो द्रव्यमान और एल बोले तो आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, क्यू क्या है आपका, ली या दी गई ऊष्मा, एम क्या है आपका द्रव्यमान हो गया, एल क्या आपकी गुप्त ऊष्मा हो गई। अब गुप्त ऊष्मा का बढ़ता हुआ क्रम, गुप्त ऊष्मा का बढ़ता हुआ क्रम किसमें ज़्यादा होगी किसमें कम होगी। तो देखिए जो ठोस होता है उसमें सबसे कम होती है, जो द्रव होता है उसमें ज़्यादा होती है, और जो गैस होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। देखिए सर्वाधिक आपकी जो गुप्त ऊष्मा है वो गैस में होती है, उससे कम आपकी जल में, और सबसे कम आपकी ठोस में। जैसे लोहा आपका क्या है, लोहा आपका 100 डिग्री अगर तापमान पे है, 100 डिग्री तापमान पे है अगर, अब उसको अपना अगर अवस्था परिवर्तन चेंज करना है तो उसमें कम ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, कम ऊष्मा लेना या देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जल को अगर करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, थोड़ी ज़्यादा ऊष्मा का कम या ज़्यादा मतलब लेना जाना पड़ेगा। लेकिन गैस में अगर आप करते हो ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा ली या दी जाती है। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा आपकी क्या है, गुप्त ऊष्मा होती है अगर 100 डिग्री पे लाते हो। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लीजिए, इसके उपयोग क्या है, जैसे फ्रिज होता है ना, फ्रिज और जो एयर कंडीशनर होते हैं ना, एसी जो होती है ना, उनमें आपका क्या होता है, क्या है, रेफ्रिजरेटर के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा से ठंडक मिलती है। जो आपका फ्रिज होता है ना उसमें जो उसकी बाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है ना, जो गुप्त ऊष्मा होती है वही आपको क्या है, ठंडा करती है। एसी में भी यही होता है, एसी में भी यही सिस्टम होता है, गुप्त ऊष्मा का ही खेल होता है, पूरा का पूरा खेल गुप्त ऊष्मा का ही होता है। उसमें तापमान को परिवर्तित वो नहीं करते, वो आपको क्या करते हैं, अगर तापमान को अगर वो परिवर्तित करते रहेंगे, मान लिया तापमान आपका क्या था 40 डिग्री था, अब वो कम कर दिया 20 डिग्री हो गया, अब वो 10 हो गया, तो आपको ठंड नहीं लगेगी, फिर ठंड लगने लगी। तापमान को वो आपके अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, तापमान को ऐसे में मेंटेन करते हैं, केवल ऊष्मा जो गुप्त ऊष्मा होती है ना उस ऊष्मा के मतलब तापमान को एक तरीके से मेंटेन कर देते हैं, तापमान को बिना चेंज किए हुए अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। यही हुआ ना गुप्त ऊष्मा। और पसीना आने पर शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि पसीने के बाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा शरीर से निकल जाती है, गुप्त ऊष्मा जो होती है वो निकलती है, तभी हमको क्या एकदम रिलीफ लगता है, ठंडा महसूस होता है। बर्फ से ठंडक, बर्फ से ठंडक, क्योंकि बर्फ को अगर पकड़ो तो उसमें क्या है ना, गुप्त ऊष्मा होती है, उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ पिघलते समय वातावरण से गुप्त ऊष्मा लेती है, जब वो पिघलता है तो गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे हमें ठंडक लगती है। क्या लगती है, हमें ठंडक लगती है। भाप से जलने पर ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा है, जल की कम है। जल से आप जलोगे तो कम चाहे आपको दर्द हो, लेकिन भाप से अगर जल गए ना दोस्त
तो बहुत ज़्यादा आपको क्या है ना, भाप के संघनन पर गुप्त ऊष्मा निकलती है, जिससे त्वचा को अधिक ऊष्मा लगती है, तो अधिक आपको जलन महसूस होती है। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक तो आपकी होती है चालन होती है, एक संवहन होती है, एक आपकी विकिरण होती है। इनको तीनों को समझते हैं। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे चालन, यहाँ पे आपकी चालन है, ये संवहन है, ये आपकी क्या है, विकिरण है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको दिख रही हो तो मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये नीचे आग जल रही है, ये ऊपर क्या है, एक बर्तन रखा हुआ है। अब ये बर्तन ऊष्मा तो यहाँ पे लग रही है, लेकिन आप थोड़ी देर में देखेंगे ना, आप देखेंगे तो ये ऊष्मा धीरे 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 चल के यहाँ पर भी आ जाएगी। तो ये चालन की प्रक्रिया होती है। मतलब यहाँ पे क्या, इन अणुओं को मिल रही है ऊष्मा, ये अणु अपने इन पास वाले अणुओं को दे रहे हैं, ये अणु इनके पास वाले, इनके पास वाले। तो ऊष्मा क्या है ना, उसमें क्या है, चालन विधि से चलती है। अभी मैं आपको आगे चलता हूँ, फिर समझाता हूँ। यहाँ पे समझिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या है, जब ऊष्मा किसी वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचती है, एक भाग से दूसरे भाग पे पहुंचती है, उसे हम चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। जैसे इसके मुख्य बिंदु क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने आग जलाई, यहाँ पे हमने मोमबत्ती जलाई, और यहाँ पे ये जो अणु गर्म होते हैं, जो रेड रेड हो रहे हैं वो गर्म हो रहे हैं, और ये आपस में आगे को गर्म कर रहे हैं। तो आगे को गर्म कर रहे हैं, देखिए आगे को बढ़ती जा रहे हैं, तो सारे अणु आपके रेड हो जा रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब एक अणु अपने पास वाले, अगले पास वाले, अगले पास वाले, अगले पास वाले अणु को ऊष्मा आपका क्या है, देता है। मतलब ऊष्मा चालन विधि से यहाँ पे चल रही है। तो इसमें क्या है, अधिक तापमान से, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊष्मा आपकी क्या है, चलती है। क्योंकि यहाँ पे अधिक तापमान है तो यहाँ को चल रही है, जहाँ पे कम तापमान है। ठीक है, ऐसा ही इसमें भी हो रहा है। यहाँ पे ये जल रहा है तो ये गर्म होगा, उसके बाद ये गर्म होगा, आपका ये हैंडल भी गर्म हो जाएगा। और ठोस पदार्थों के लिए, विशेषकर धातुओं में ऐसा होता है। ये कहाँ पे होता है, धातुओं में होता है। धातुओं के साथ ऐसा होता है, एक अणु दूसरे अणु को क्या है, ऊष्मा देता है। एक अणु दूसरे अणु को ऊष्मा देता है, और कैसे देता है, कंपन के माध्यम से ऊष्मा देता है। देखिए ये कंपन करते हुए आपको क्या है, ऊष्मा दे रहे हैं। तो ये कंपन के माध्यम से ऊष्मा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब लोहे का एक सिरा गर्म करने पर कुछ देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ये उदाहरण है। चम्मच का हैंडल गर्म चाय में डालने पर कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। क्या है, गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या है, गर्म तो चाय है, लेकिन वो चम्मच भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो चालन विधि से चम्मच के जो अणु हैं उनको भी ऊष्मा मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मोमबत्ती जल रही तो ये चीज़ गर्म हुई, ये चीज़ गर्म हुई तो ये वाला पॉइंट गर्म हुआ, उसके बाद आगे बढ़ी ऊष्मा तो ये पॉइंट गर्म हुआ, फिर ये पॉइंट गर्म हो गया, तो पूरा का पूरा आपका सिस्टम गर्म हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके इसी चीज़ के आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवहन, संवहन में क्या होता है, देखिए चालन में क्या है, एक अणु दूसरे अणु को ऊष्मा देता है, कंपन के माध्यम से देता है, कम ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर चलती है। अब इसमें क्या है, जब ऊष्मा का संचरण किसी द्रव या तरल के कणों की गति द्वारा होता है तो उसे संवहन कहते हैं। मतलब कोई द्रव है, उसमें ऊष्मा का जो संचलन है ना, वो संवहन के द्वारा होगा। किस तरह से होगा, संवहन के द्वारा होगा। ऊष्मा का संचरण किसी द्रव के कणों की गति द्वारा होता है ना, तो उसे संवहन कहते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसमें ठोस में क्या था, इसमें आपका क्या था, अणु आपका वहीं पे रहता है। देखिए ये अणु अगर यहाँ पे है तो ये यहीं पे रहेगा, बस इसको ऊष्मा दे दी, ये वाला आगे दे देगा, ये वाला आगे, ये वाला आगे, आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास है क्या, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये आग जल रही है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। ये आग जल रही है आपकी, अब यहाँ से इस बर्तन में आग लगेगी, इसमें ऊष्मा आएगी, तो ये जो अणु लाल लाल है ना, ये गर्म होके ऊपर उठ रहे हैं। और जब वो अणु ऊपर उठेंगे तो दूसरे जो ठंडे अणु हैं वो आपके नीचे आएंगे, फिर ये गर्म हो जाएंगे, तभी फिर वो ऊपर चले जाएंगे। मतलब गर्म अणु ऊपर उठते हैं और ठंडे अणु नीचे आते हैं, गर्म अणु ऊपर जाते हैं, ठंडे अणु नीचे आते हैं। तो ये क्या है, संवहन आपकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपका इसमें होता है। ठीक, मुख्य बिंदु क्या है, द्रव और ये गैसों में होता है, द्रव और गैसों में होता है ऐसा काम। और गर्म कण ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे आ जाते हैं। ठीक है, चालन की तुलना में ये प्रक्रिया थोड़ी तेजी से होती है। चालन की प्रक्रिया में मतलब क्या है, थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें ये जल्दी होता है। संवहन आपका क्या है, तेजी से होता है। तो जैसे यहाँ पर भी आपको ये, और मैं दिखाता हूँ क्या है, ये देखिए यहाँ पे जैसे ये रेड आपके क्या है, ये अणु इधर को चल रहे हैं,
ठंडे अणु इधर को आ रहे हैं, फिर रेड इधर गए ठंडे अणु आए, रेड इधर गए ठंडू आए, रेड गए ठंडे आए, तो ये ऐसे होता रहता है इसमें। ठीक है, वार्म मॉलिक्यूल कौन से हैं, रेड वाले हैं, और जो कूल आपके मॉलिक्यूल हैं वो आपके क्या हैं, ये क्या है, ये ब्लू वाले जो दिख रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं और वो ऊपर जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, नीचे से आग भी चल रही है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए उदाहरण, जैसे नीचे का गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाता है। हवा का गर्म होकर ऊपर उठना, जैसे समुद्र किनारे हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और ऊपर की हवा नीचे ठंडी होकर आ जाती है। दिन में स्थल समीर और रात में समुद्री समीर, मतलब ये दिन में क्या है, जो स्थल समीर है लैंड ब्रिज, और रात में समुद्री ब्रिज जो होती है ना, उसमें ऐसा ये होता है। ठीक है, जो मैंने आपको शायद ज्योग्राफी में ये पढ़ाया, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसके बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए विकिरण के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, विकिरण के माध्यम से क्या होता है, ये ठोस द्रव गैस किसी माध्यम में, कोई माध्यम नहीं होता है इसमें माध्यम कोई होता ही नहीं है, किसी भी माध्यम की इसमें क्या है, जरूरत होती ही नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए पढ़िए आप लोग। जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधे किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उसे हम विकिरण कहते हैं। क्या है, कोई माध्यम नहीं, सीधे किरणों के माध्यम से आ रही है। जैसे ये आपका सूर्य है, अब यहाँ पे कोई माध्यम थोड़ा ना, कोई लेके थोड़ा ना आ रहा है पकड़ के, लेकिन ये सीधे आपकी क्या है, यहाँ ये धूप में लेटे हुए, इनको मजा आ रहा है। ठीक है, धूप का मजा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सीधे आपका रेडिएशन के थ्रू, विकिरण के थ्रू आपका आता है। ठीक है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। ये ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि होती है, ये ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि, सबसे ज्यादा इसमें होगी, सबसे कम मतलब फिर उससे कम इसमें, और सबसे कम आपकी चालन विधि। तो ये आपसे क्या कहता है, ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है, किसकी विधि की जो चालन क्षमता है वो ज्यादा है, तीव्रता है किसमें ज्यादा। तो ये आप रिलेशन याद रखना, विकिरण सबसे आगे है, फिर संवहन, फिर आपकी चालन। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है ना, कितनी जल्दी आ जाती है। अग्नि के पास बैठने पर बिना छुए गर्मी का महसूस होता है हमको, क्या तो वो क्या किरणों के माध्यम से आती है, किरणों के माध्यम से। ऐसा तो नहीं मैं आपको छू रहे हैं, नहीं, किरणों के माध्यम से। देखिए यहाँ पे ये किरणों के माध्यम आग जल रही है, तो इसकी किरणें आपको क्या, आप दूर से ऐसे हाथ लगा देते हैं, आपको क्या है, मिल जाती है। लेकिन अगर आपने क्या किया, उस पर बहुत ज़्यादा देर तक आपने हाथ लगाए रखे, तो आप कूद जाओगे, क्योंकि आपको ऊष्मा, क्योंकि आपकी ऊष्मा धारण करने की जितनी क्षमता है उतनी ही आप ऊष्मा ले पाओगे उससे। ठीक है, तो ये रेडिएशन और आग का मामला है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए ये तीन विधियां थी, मैंने इनका क्या है, शॉर्ट मतलब बना दिया। शॉर्ट मतलब बोले तो एक टेबल बना दी। देखिए इसमें विधि है, माध्यम की आवश्यकता कहाँ होती है, उदाहरण चालन में, हाँ विशेषकर ठोस में होती है। ठोस पदार्थ कहाँ होती है, ठोस पदार्थ में होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, हाँ होती है। ठीक है, लोहे की छड़ चम्मच का गर्म होना। ठीक है, संवहन, हाँ ये भी, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता है, जैसे कि द्रव या गैस में ये होती है, तरल और गैस में होती है। पानी का गर्म होना, हवा का बहना, ये आपका होता है, इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। ये निर्वात में होता है, निर्वात में भी होता है। ठीक है, और सूर्य से आने वाली जैसे कि ऊष्मा है, ये आपकी इसी तरह से होती है। ठीक है, ये ऊष्मा संचरण की आपकी क्या थी, विधियां आपकी थी। ठीक है, अब आपका एक टॉपिक बचा है, इसमें यही बचा है क्या, ऊष्मा के रुद्धोष्म प्रक्रम बचे हैं। थोड़ा 10-15 मिनट का टॉपिक आपका और है, आपका वीडियो कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, देखिए समतापी प्रकरण और आपका समदाबी प्रकरण, सम आयतनी प्रकरण और रुद्धोष्म प्रकरण। देखिए तापी मतलब इसमें तापी लिखा है, समतापी मतलब तापमान समान रहेगा, समदाबी लिखा है मतलब इसमें दाब समान रहेगा, सम आयतनी लिखा है मतलब आयतन समान रहेगा, और रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समतापी प्रक्रम से स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मल इसको बोलते हैं, आइसोथर्मल यानी कि समतापी। ये क्या है, गुप्त ऊष्मा पे कार्य करता है। जो हमने गुप्त ऊष्मा पढ़ी थी ना, उसमें भी क्या था, तापमान चेंज नहीं कर रही थी। गुप्त ऊष्मा का भी यही काम था, वो अवस्था तो परिवर्तन कर रही थी लेकिन तापमान को चेंज नहीं कर रही थी। तो आप समझे नहीं समझे, गुप्त ऊष्मा पे कार्य करता है। इसकी परिभाषा को समझते हैं। जिस ऊष्मागतिक प्रक्रम में, मतलब ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का लेन देन होता है, ऊष्मा का ऐसा कोई भी प्रकरण जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, गैस के आयतन में परिवर्तन हो, जैसे कि गैस होता है ना, गैस के आयतन में परिवर्तन, गैस के दाब में परिवर्तन, तापमान स्थिर है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, देखिए ऊष्मा के जब हम ऊष्मा गतिक मतलब जिसमें ऊष्मा का लेन देन होगा, तो उसमें क्या होगा, गैसों के आयतन में तो परिवर्तन होगा, गैसों के दाब में भी परिवर्तन होगा, लेकिन तापमान स्थिर रहेगा। उसे ही हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे
जल है यहाँ पे, हाँ सर जल तो है, बाहरी वायुमंडल से बहुत प्रभावित होता है। मतलब सर क्या हुआ, ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे अब ठंडा है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा पानी, इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है पानी कुछ पूछो ही नहीं। और गर्मी हो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है सर? समतापी बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, समतापी बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। उदाहरण, सिलेंडर में धीरे धीरे हम क्या करते हैं, गैस भरना। ये एक उदाहरण, सिलेंडर में धीरे धीरे गैस भरना या निकालना। क्योंकि देखिए सिलेंडर में गैस होती है लेकिन उसका तापमान थोड़ा ना बढ़ता घटता है, तापमान उसका उतना ही रहता है। उसके मतलब आयतन में परिवर्तन होता है। जैसे कम गैस है तो कम आयतन है, आयतन में परिवर्तन होगा। जैसे कि आप सिलेंडर से आप जैसे ही गैस निकालोगे ना तो उसका आयतन बढ़ता जाएगा, बहुत मतलब पूरे कमरे में गैस फैल जाएगी अगर आप निकालोगे। उसका दाब में भी परिवर्तन होगा। अगर सिलेंडर के अंदर है तो उसमें दाब बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब वो ज़्यादा भी इसमें फैल जाएगी तो उस पर दाब कम लगेगा। तो ये परिवर्तन होगा, धीरे धीरे निकालना। तो इसमें क्या है, थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं जल में, ताकि जल आपका क्या है, ठंडा गर्म ना हो, तापमान स्थिर आपका रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट एक अवस्था होती है, उसका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम समदाबी प्रक्रम के बारे में समझते हैं। समदाबी, इसमें हमारा दाब समान रहेगा। देखिए जब किसी पदार्थ, क्या लिखा है, जब किसी पदार्थ गैस हो या द्रव हो उसका दाब पूरे प्रक्रम के दौरान समान रहे, कांस्टेंट रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पराक्रम को हम समदाबी पराक्रम कहते हैं। समदाबी पराक्रम, पराक्रम लिखा है लेकिन होता है प्रक्रम होता है, ठीक है, ये प्रक्रम होता है, समदाबी प्रक्रम कहते हैं। यदि, क्या लिखा है, यदि किसी द्रव को समान दाब पर रखना है, बिना ढके, बिना ढके खुले में उबालो। जैसे आपको दाब नहीं बढ़ाना है, तापमान बढ़ना है तो, लेकिन दाब नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे आपने देखा पानी को गर्म कर रहे हो, आपने उसको ढक दिया तो वो क्या मारेगा, उसमें दाब बढ़ेगा और वो जो ऊपर आपने ढक्कन लगाया वो हट जाएगा। ऊपर से जब प्रेशर पड़ेगा पानी का, जब दाब पड़ेगा ना तो वो हटेगा। लेकिन आप खुले में गर्म कर रहे हो, खुले में उबाल रहे हो पानी को, देखिए खुले में उबल रहा, तो ये पानी आपका क्या है, उछलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। ये पानी उबलता तो रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आपका क्या है, इसमें क्या है, दाब आपका समान रहेगा, इसमें दाब समान रहेगा। मतलब किसी पदार्थ की ऊष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें दाब स्थिर रहता है उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। समझे नहीं समझे, समझ गए होंगे। देखिए इसमें पॉइंट क्या है, जैसे दाब आपका स्थिर रहता है, आयतन आपका और तापमान है ये आपका बदलता है, आयतन और तापमान आपका बदलता रहता है लेकिन दाब आपका नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे खुले बर्तन में पानी को उबालना, गैस को गर्म करना खुले सिरंज में, गैस को गर्म करना खुले सिरंज में, ठीक है। अब इसका गणितीय रूप भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये आप समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, उस पर किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया उस पर। और बी आपका क्या है, ये प्रारंभिक आयतन था, और बी आपका 2 आपका क्या है, ये अंतिम आयतन, मतलब उसके आयतन में परिवर्तन। और पी क्या है आपका, पी आपका दाब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका क्या है, कार्य किया गया आपको दिखाता है, लेकिन इससे आपको कुछ भी कोई भी मतलब वो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सम आयतनीय प्रक्रम को आप समझिए। जब किसी गैस या द्रव को आयतन, जब किसी गैस या द्रव का आयतन पूरे प्रक्रम के दौरान, क्या लिखा है, पूरे प्रक्रम के दौरान समान रहता है तो उस प्रक्रम को हम सम आयतनीय प्रक्रम कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, आयतन समान रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी पदार्थ की वह ऊष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थिर रहता है सम आयतनीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। देखिए मेन इसके पॉइंट क्या है, मुख्य आपके बिंदु क्या है, आयतन आपका क्या है, स्थिर रहता है, दाब आपका क्या है, ये भी बदल सकता है, तापमान भी बदल सकता है, तापमान भी बदलेगा दाब भी बदलेगा, लेकिन आयतन इसका स्थिर रहेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर में आपका क्या है, सिलेंडर का जो फटना होता है ना वो आपका इसी वजह से होता है क्योंकि उसका आयतन स्थिर रखते हैं, उसका आयतन आपका क्या है, स्थिर रहता है। अगर आप उसमें क्या है ना, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप क्या करोगे, गैस को भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, अब आप भरते ही जा रहे हो लेकिन उसकी तो एक लिमिट है, उसके बाद तो नहीं वो भर सकते हो क्योंकि उसका आयतन तो बढ़ ही नहीं सकता है, उसका आयतन तो निश्चित है। लेकिन फिर आपका क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा क्योंकि उसका आयतन स्थिर रहेगा, आयतन स्थिर रहेगा तो वो ब्लास्ट कर जाए। ऐसे ही बल्ब में होता है, बल्ब में भी ऐसा होता है, बल्ब का तापमान बढ़ता है,
बल्ब का तापमान बढ़ता है, बहुत ज़्यादा तेज लाइट आती है, बल्ब का तापमान बढ़ता है और आपका क्या है, दाब भी बढ़ता है, उसमें प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन उसका आयतन तो उतना ही है, उसका आयतन तो नहीं बढ़ सकता बल्ब का, तभी बल्ब भी क्या होता है, फट जाता है। जलते हुए बल्ब का फटना, गैस सिलेंडर का फटना, प्रेशर कुकर का फटना, क्योंकि आयतन नहीं बढ़ेगा और दाब बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो फटेगा, क्योंकि वो बढ़ तो आयतन तो बढ़ ही नहीं सकता उसका, और आयतन अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या है, फटेगा। गुब्बारे, ट्यूबलेस टायर का फटना, ये ट्यूब है, इनका सबका यही सिस्टम होता है। पटाखों का फटना, पटाखे आपने देखे होंगे ना, जितना आपके कस के आपके बांधोगे, जैसे गोला होते हैं ना, उनको जितना कस के आप, बम का फटना, गोले का फटना, जितना आपने देखा जितना टाइट बंधा होगा उतना ही वो तेज बोलता है, क्योंकि उसका आयतन जितना आपका उसमें बढ़ेगा ही नहीं। आग आप जलाओगे तो उसमें ऊष्मा जाएगी, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन अगर बढ़ने की उसको मौका मिल गया तो वो गोला नहीं फटेगा, उतनी तेज नहीं फटेगा, जितना टाइट बंधा होता है ना उतना ही तेज वो फटता है। तो ये बम का फटना, गोलों का फटना, कुछ भी फटना, ये किसी भी चीज़ का फटने का मतलब क्या है, उसका आयतन बढ़ नहीं पा रहा है। अगर वो आयतन बढ़ जाए तो नहीं फटेगा, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है मतलब फटेगा, कुछ भी हो सकता है फिर वो। ये देखिए सिलेंडर का फटना, ठीक है। अब देखिए एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम आपका होता है, इसको आप समझ लीजिए। इसको थोड़ा, इसमें 2-3 स्लाइड हैं, आप समझ लीजिए। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, परिभाषा देखिए इसकी, पदार्थ की ऊष्मागतिक प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि ऊष्मा का किसी भी प्रकार का आदान प्रदान वातावरण से नहीं होता, उस प्रक्रिया को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। नहीं समझे ना, बिल्कुल नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा था। इसमें कहा गया है कि मतलब ऐसी ऊष्मागतिक प्रक्रिया, मतलब आप ऊष्मा का आदान प्रदान तो कर रहे हो, लेकिन वो जो आदान प्रदान है ना बाहरी वातावरण से नहीं हो रहा है, बाहरी वातावरण का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, रुद्धोष्म, एडियाबैटिक आपकी प्रोसेस कहलाती है। जैसे कि पदार्थ में ऊष्मा का आदान प्रदान वातावरण से ना हो तो हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम उसको कहते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, मुख्य बिंदु आपके क्या है, मेन पॉइंट आपके क्या है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। क्यू बराबर आपका क्या हो जाता है, शून्य, मतलब जो ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो शून्य हो जाता है, उसमें बाहरी वातावरण से होता ही नहीं है। बाहरी वातावरण से अब देखिए ऊष्मा तो बाहरी वातावरण से ही मिलेगी, और वो अगर शून्य कर दिया जाए तो मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य होगा। दाब, आयतन, तापमान सभी बदल सकते हैं, ये सारी चीजें चेंज होंगी, परंतु ऊष्मा का क्या है ना, आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे कार्य पूरी तरह आंतरिक ऊर्जा में बदल जाता है, पूरी तरह जो कार्य होगा ना वो इंटरनल आपकी क्या है, ऊर्जा से होगा, बाहरी ऊर्जा का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है ताकि ऊष्मा का बाहर या अंदर जाना संभव ना, मतलब बाहर की जो बाहरी वातावरण की ऊष्मा ना आ पाए और जो अंदर की ऊष्मा है वो बाहर ना जा पाए, मतलब बाहर के वातावरण से इसमें कोई भी लेना देना ना हो, ऐसा इसमें होता है। इस प्रक्रिया को थर्मल इंसुलिन द्वारा भी किया जा सकता है। क्या है, थर्मल इंसुलेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको समझ आएगा। जैसे आपने थर्मस बोतल देखी है, वो रुद्धोष्म प्रक्रम पर ही कार्य करती है। उसमें आपने पानी अगर गर्म भर के रख लिया तो गर्म रहेगा, ठंडा भर के रख लिया ठंडा रहेगा, चाय ठंडी रख ली ठंडी रहेगी, चाय गर्म कर ली गर्म रहेगी। तो जो जिस अवस्था में आप उसमें रखोगे ना वो उसी अवस्था में उसमें रहेगा। कैसे सर, समझाता हूँ। उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान बाहरी वातावरण से होगा ही नहीं। माना कि थर्मल बोतल है, ये आपकी थर्मल बोतल है, इसमें हमने रख लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, देखते हैं इसका दूसरा इमेज है, नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं लगाया मैंने, भूल गया हूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, इसमें लिक्विड हमने भर लिया, लिक्विड भर लिया, ये आपकी क्या है, पूरी आपकी क्या है, बोतल है, पूरी आपकी क्या है, ये बोतल है, ठीक है। अब इसमें आपका 1 मिनट में आपको थ्योरी दिखा देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या इसमें क्या है, देखिए दीवारें जो है ना, जो दोहरी दीवारें, इसमें एक तो दोहरी दीवारें होती हैं, डबल बोल्ड होती हैं, डबल बोल होती हैं, और बीच में थोड़ा सा क्या होता है, वैक्यूम होता है, बीच में इनके दीवारों के बीच में वैक्यूम भी होता है। और ये जो वैक्यूम है ऊष्मा के संवहन या चालन को रोकता है। ये क्या करता है, ये जो वैक्यूम है ये ऊष्मा के संवहन और चालन को रोकता है, ठीक है।
जैसे दीवारें आपकी क्या है, दीवारों पर चांदी की परत होती है, विकिरण को कम करती है और लंबे समय तक वस्तु का तापमान ज्यों का त्यों बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये दोहरी इसमें क्या है, इसमें होती है। आपने क्या देखा, एक तो आपकी ये देखिए ये वाली, और एक आपकी ये दीवार है ये वाली जिसमें आपका ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। और बीच में इसके क्या है, ये देखिए आपका ये क्या है, ये वैक्यूम है। अब ये जो वैक्यूम है, इसमें क्या है ना, ऊष्मा का संचरण नहीं होगा। वैसे ये यहाँ तक पानी भरा होता तो यहाँ से इसको ऊष्मा मिलती और ये पानी को प्रभावित करता, लेकिन क्या है, ये वैक्यूम है और ये वैक्यूम क्या करता है, ये वैक्यूम ऊष्मा का संचरण या संवहन नहीं होने देता है। पानी पर उसका वातावरण से कोई लेना देना रखता ही नहीं है वो। तो क्या होता है ना, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है इसमें। तो ये आपका क्या है, आउटर आपका गिलास है, इनर लेयर है ये अंदर वाली, ये आपकी आउटर लेयर हो गई। और ये आपका सपोर्ट आपका स्ट्रक्चर है, ये तो होता ही होता है। और ये आउटर कास्टिंग है, इसमें आउटर एक कास्टिंग भी होती है। तो और ये आपका क्या होता है, स्टॉपर होता है। यहाँ से आपका क्या है, कोई भी अंदर वातावरण बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसा होता है। तो तभी ये क्या है, उसमें पानी ज्यों का त्यों भरा रहता है, जैसा होता वैसा ही रहता है। गर्म कर लो तो गर्म, ठंडा कर लो थर्मस। तो ये हमने क्या है, ये थर्मस बोतल ही आपकी लगी हुई थी ये भी। अब यहाँ पे देखिए, इसके कुछ आपके क्या है उदाहरण और भी हैं। जैसे कि एक उदाहरण तो आपका यही था, एक उदाहरण नंबर 1 आपका यही हो गया, और आपका नंबर 2 आपका ये वाला है। क्या है, गुब्बारे फटने पर उसके अंदर का भाग गीला हो जाना। गुब्बारा जब फटता है ना, तो आप देखना, एक अचानक से फटे तो देखना उस गुब्बारे को फटे हुए को उठाना, तो उसमें थोड़ा सा पानी पानी सा रहता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऊष्मा होती है ना, उसके अंदर जो होती है ना, वो एकदम से निकल ही नहीं पाती है। एकदम से जब ब्लास्ट होता है तो वो निकल नहीं पाती है। वैसे आप गुब्बारे से ऊष्मा को मतलब वायु को निकालो, क्योंकि वायु में क्या होता है, H2 होता है, उसमें क्या होता है ना, जल भी होता है। वायु में आपका क्या है, जल भी होता है। तो आपका क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, वो निकल ही नहीं पाती है। अचानक एकदम जब फटता है ना, तो वो एक दम से निकलती है। जब एकदम से वो निकलती है तो बाहरी वातावरण से उसका प्रभाव होता ही नहीं है। मतलब बाहरी अगर वातावरण उसको मिल जाए तो उसमें जो पानी है वो उसको खत्म कर दे, लेकिन वो एकदम से नहीं हो पाता है, तभी वो पानी उसमें रह जाता है। ट्यूब फटने पर उसके अंदर का भाग गीला हो जाना, ये भी रुद्धोष्म प्रकरण का। ट्यूब अचानक फटे तो आप देखना उसमें नमी होती है थोड़ी सी। ठंड में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि रुद्धोष्म प्रकरण। क्यों, आप ऊनी कपड़े पहनना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छिद्र हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरी बॉडी दिखे ऐसे छिद्र हो, मतलब उसमें छिद्र बहुत ज़्यादा हो, बड़े नहीं ज़्यादा छिद्र हो। तो ऊष्मा क्या है ना, उसमें क्या है ना, वो वैक्यूम मिल जाता है। वो वैक्यूम क्या है ना, वो बाहर की वातावरण को आपके क्या है ना, उसको अंदर नहीं जाने देता है। तो अंदर नहीं जाने देता है तो उसको वो ठंडा नहीं कर पाता है, बॉडी को ठंडा नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, रुद्धोष्म प्रकरण बन जाता है। तभी हम क्या है, ऊनी कपड़े क्या है, ऊनी कपड़ों में अधिक छिद्र होते हैं और कपड़े में अधिक वायु आती है। उसमें अधिक वायु तो आती है, और जो वायु आती है ना, वो बाहरी वातावरण को क्या है ना, उसमें एंटर नहीं करने देती। वायु ऊष्मा की कुछ अलग होती है, वायु ऊष्मा की कुछ अलग होती है, तो बाहरी ऊष्मा को अंदर नहीं जाने देती है। शरीर के अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आती है और बाहर की अंदर नहीं जाती है। क्या हो जाता है, मामला सेट हो जाता है, हमको ठंड नहीं लगती है। बर्फ को जूट के कट्टे से ढकना, बर्फ जो होता है ना उसको जूट के कट्टे से ढकना, वो भी रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ताकि उसको बाहरी वातावरण ना मिल पाए। बाहरी वातावरण की ऊष्मा अगर मिल गई उसको तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो गल जाएगा। भूसे में रखना, ये सब रुद्धोष्म प्रक्रम के ही कारण होते हैं, ठीक है। जैसे आप चाहे बक्से में रख दो, लेकिन नहीं, बक्सा क्या होता है, वो ऊष्मा को सुचालक होता है, तो वो सोख लेता है, तो अंदर भी ऊष्मा जाएगी, तो ऐसा होता है। एक रजाई की तुलना में 2 पतले पतले कंबल ओढ़ना ज्यादा अधिक लाभकारी होता है। क्यों, एक आपने रजाई ओढ़ ली, एक कंबल ओढ़ लिया, एक ऊपर से और कंबल ओढ़ लिया, अब उसके बीच में एक गैप बन गया, वो क्या, वैक्यूम बन गया। अब वो वैक्यूम क्या करेगा, उसमें वायु भर जाएगी, और वायु क्या है, ऊष्मा की कुचालक, मतलब वो आपके अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आने देगी। तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम बन जाता है। तो ये आपका क्या है, ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। काफी बड़ा टॉपिक था, मैंने कवर करने की कोशिश की एक ही वीडियो में, ठीक है, और सारी चीजें मैंने इसमें कवर भी करा। तो वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वगैरह सारी चीजें कर देना, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।